नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में एक जो नया ट्रेंड आ चुका है परसेंटाइल को लेकर के। डेफिनेटली आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने नोटिफिकेशन की वीडियो अलग से बना रखी है और उसमें मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है और आज भी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूंगा जिसमें आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से जो रिवाइज रिजल्ट की बात की गई उसमें बताया गया कि अब जो रिजल्ट दिया जाएगा वो परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या होता है परसेंटाइल फॉर्मूला, किस तरीके से उसे कैलकुलेट किया जाता है और क्या इफेक्ट आएगा उस परसेंटाइल फॉर्मूले की वजह से आपके रिजल्ट पे। तो ये जो रिजल्ट देने के नियम में जो आरआरबी एनटीपीसी ने बदलाव किया है उसके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, क्योंकि अब जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब आपका जो नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स जो आपके बढ़ जा रहे थे, यानी किसी पेपर में आप अगर 60 मार्क्स लेकर के आए हैं तो बढ़ करके 70 75 और किसी किसी का तो 80 तक हो जाता था, यानी कि 20 25 मार्क्स तक बढ़ जाते थे। तो अब ये जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है वो आरआरबी ने खत्म कर दिया है, जो आपको इंटरेस्टिंगली जानना होगा कि क्या इसकी वजह से आपका जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि रिसेंट में आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ था वो 90 एबव चला गया था बिहार का, जो अभी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था। और ऐसा नहीं था कि इस वजह से बढ़ा था क्योंकि 90 नंबर लेकर के आए थे बच्चों ने, बल्कि इस वजह से बढ़ा था क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन की वजह से काफी ज्यादा नंबर मिल जाते हैं और इसकी वजह से कट ऑफ भी काफी हाई चली जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया सा प्रोसेस यहाँ पर आरआरबी ने लेकर के आया है। हालांकि ये परसेंटाइल सिस्टम नया नहीं है, पहले से ही जो जेई के एग्जाम हुआ करते थे और दूसरे जो इंजीनियरिंग एग्जाम हुआ करते थे वहां पर इस परसेंटाइल सिस्टम को लागू किया गया था। इसीलिए हम बात करेंगे कि इस परसेंटाइल फार्मूले के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आपकी रैंकिंग की वजह से आपका जो परसेंटाइल है वो बताया जाता है। और ये भी बताऊंगा कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, बने रहिएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो और बाकी जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो जरूर आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। आपने देखा ही होगा मैं आपके सारे वीडियो, मेरी जो भी वीडियोस होती हैं उन सब में मैं आपकी जो भी डाउट्स होते हैं उनका जरूर रिप्लाई देता हूं। तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करिए और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं पहले बता दूं कि जो नोटिफिकेशन थी उसमें क्या बोला है आरआरबी ने। तो देखिए, मैं पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन के ऊपर वीडियो बना रखी है। नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और उसे देखिए। यहाँ पर देखिए, आरआरबी ने बोला था कि आरआरबी सेकेंड स्टेज एग्जाम के लिए यहाँ पे बताया गया है कि each pay label will all candidate one RRB accommodate in a single shift which should be eliminate normalization। तो पहली बात तो ये चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को खत्म किया जाए और इस वजह से ये चाहते हैं कि जो भी एग्जाम होंगे, जितने भी लेवल की जो हमारे एग्जाम हैं वो एक ही शिफ्ट में कर दिए जाएं। एक ही शिफ्ट में कराना क्या पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि इतने सारे 7 लाख कैंडिडेट हैं, आपको पता ही होगा 7 लाख कैंडिडेट को इसमें क्वालिफाई किया जाना है और इन 7 लाख कैंडिडेट को क्या एक ही दिन में एग्जाम कराया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसी 7 लाख का एक साथ नहीं होगा, इसमें लेवल वाइज एग्जाम होगा। जैसे आपको पता है कि हर एक लेवल जो 10+2 के अलग हैं और ग्रेजुएशन लेवल के अलग हैं, तो लेवल वाइज एग्जाम होगा, इस वजह से एग्जाम अलग अलग होंगे और आरआरबी वाइज एग्जाम होगा। ठीक है, हर एक आरआरबी की अलग अलग एग्जामिनेशन होगा, इस वजह से ये कई दिनों में होंगे लेकिन हर आरआरबी का एक ही दिन एग्जाम होगा और ऐसे में सिर्फ एक ही शिफ्ट ये रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे में ये परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन करेंगे, यानी कि परसेंटाइल सिस्टम को ये ऑब्टेन करेंगे। और ऐसा न सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी में बल्कि आरआरसीसी-E1 जो कि 2019 यानी कि आरआरबी ग्रुप डी का है, उसमें भी इन्होंने यही बात कही है कि यहाँ पर भी ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को खत्म करके यहाँ पर करेंगे परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। तो आरआरबी ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी हो, इन दोनों में ही अब होगा परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन।
तो देखते हैं क्या होता है परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का बेसिक फॉर्मूला। आपको इसे समझना होगा। तो देखिए, मैं बता दूं कि जो परसेंटाइल का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इसमें पी यानी कि परसेंटाइल जो होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स appeared in session with raw score equal or less than the candidate। मैं इनकी मीनिंग बता दूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो एन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन मल्टीप्लाई बाय 100। कुल मिलाकर के ये हुआ कि परसेंटाइल उस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा कि आपका जो शिफ्ट होगा, ठीक है, यानी कि आपका, जैसे हम देखते थे कि हमें अलग अलग सेंटर पे हमें जाकर के एग्जाम देना होता है, तो आपका जिस भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, जिस भी सेशन में एग्जाम हुआ है, उस सेशन में कितने कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट का क्या मार्क्स है, ठीक है। यानी कि आपका जिस दिन पेपर रहा है उस दिन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर्ड हुए हैं और उन्होंने कितने नंबर्स लाए हैं, उसमें से आपकी क्या रैंक है। यहाँ पर रैंक वाइज सिस्टम चलेगा, यानी रैंक यहाँ पर देखा जाएगा कि किसकी रैंक 1 है, किसकी रैंक 2 है। रैंक कैसे डिसाइड होगा, जो हाईएस्ट नंबर लाएगा उसका फर्स्ट रैंक होगा, उसके बाद जो लाएगा उसका सेकंड रैंक होगा। इस तरीके से उसके रॉ स्कोर से देखा जाएगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सबसे हाईएस्ट नंबर वाला जो कैंडिडेट है उससे बराबर या उससे कम के, या फिर जो भी आपका नंबर है। सपोज दैट 100 नंबर का पेपर है और आपका नंबर 90 आया हुआ है आपका नंबर, तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 90 नंबर लेकर के आते हैं या इससे कम लेकर के आते हैं, ठीक है। उन सभी स्टूडेंट को यहाँ ऊपर लिखा जाएगा और उसके अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आपके साथ में कितने कैंडिडेट थे जो वहां पर अपीयर हुए थे। सपोज दैट 100 स्टूडेंट थे और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 से, और इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 90, यानी कि आपका जो परसेंटाइल आएगा वो 90 परसेंटाइल आएगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाएगा। इसे और बेहतर तरीके से हम समझेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज दैट आपका कोई एक ऐसा शिफ्ट है जो कि एक इजी शिफ्ट है और इस इजी शिफ्ट में कुल 10 स्टूडेंट बैठे हुए थे। सपोज दैट कर लेते हैं, मान लेते हैं, हालांकि हजारों स्टूडेंट रहेंगे। तो यहां पर देखेंगे कि मान लीजिए कोई एक शिफ्ट था जो कि काफी इजी पेपर आया था उस दिन, और इस वजह से जो लड़के थे उनके जो मार्क्स थे काफी हाई थे। ऐसे में एक कैंडिडेट ऐसा था जिसके 90 मार्क्स आ गए थे। ये टोटल 100 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज दैट 100 मार्क्स थे और इस 100 नंबर में से किसी स्टूडेंट के अगर 120, चलो मान लेते हैं कि जैसे रेलवे का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें टोटल जो नंबर है वो 120 नंबर है, ठीक है। इस 120 नंबर के पेपर में किसी स्टूडेंट का मार्क्स आया 90, ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट है उनके 80, 85, 80 है ना। और दो स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 80 मार्क्स आ गए हैं, 78, 77, 75, 71 और 90, 70। तो ये कुल 10 स्टूडेंट का मार्क्स है जो इस तरीके से आया हुआ है और ये उनकी रैंक है। ऑब्वियसली जिसने सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आया है उसको फर्स्ट रैंक दिया जाएगा, उसके बाद जो भी होंगे उस तरीके से रैंक डिसाइड की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दो लोगों का 80 मार्क्स आ चुका है इसलिए इन दोनों को ही 4 रैंक यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से आपके नंबर आ जाएंगे। अब क्या होगा कि इनका परसेंटाइल कितना होगा। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये भी समझना होगा परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जैसे इनका 90 मार्क्स है और इनका 90 आया हुआ है 120 में से, ठीक है। इनका 90 आया 120 में से और तब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो 900 अपॉन 12 यानी कि 12 एट जा कितना हो जाता है, 78 या 79% के आसपास इनका परसेंटेज में मार्क्स आता है। तो यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, परसेंटेज तो आपको भी कैलकुलेट करने आता है। तो समथिंग इतना इनका मार्क्स मतलब परसेंटेज आएगा। लेकिन अगर हम परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमें देखना होगा कि ये जो कैंडिडेट है इसके बराबर और इससे कम कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मार्क्स लाए हुए हैं। तो देखिए ये है 90 नंबर पे और सबसे ज्यादा इन्हीं की मार्क्स है। तो इनसे कम कितने हैं, 9 और एक ये, कुल मिलाकर कितने हो गए, 10 लोग हो गए, है ना। ये और इनसे कम कितने हो गए, कुल मिलाकर के 10 लोग हुए। इनको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड डिवाइड कितने से करेंगे, टोटल
कैंडिडेट कितने थे इस सेशन में, तो इस सेशन में कुल 10 कैंडिडेट थे, तो इस तरीके से जब हम 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो इनका आएगा 100 परसेंटाइल। याद रखिए, पेपर चाहे कितने भी नंबर का हो, भले ही आपका 120 में से 90 आया हो या फिर 200 में से 90 आया हो, लेकिन आपका उस शिफ्ट में सबसे ज्यादा नंबर है, नंबर 1 पे आप हो, तो आपका परसेंटाइल 100 माना जाएगा। ठीक है, 100 परसेंटाइल आपका होगा। तो इसमें रैंक डिसाइड करेगा कि आपकी रैंक क्या है। दूसरा कैंडिडेट 88 मार्क्स लेकर के आता है जो कि सेकंड नंबर पे है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस 88 और बाकी के जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, टोटल 9 स्टूडेंट हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन टोटल स्टूडेंट कर देंगे, तो ऐसे में ये कितने हो जाएगा इनका 90, यानी कि इनका जो परसेंटाइल है वो 90 परसेंटाइल है। और ऐसे ही हम सभी स्टूडेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 80 मार्क्स आया हुआ है, तो इन दोनों का परसेंटाइल सेम रहेगा, क्योंकि देखिए इनकी जो रैंक है वो कितनी है, तो फोर्थ रैंक है, लेकिन इनके बराबर और इनसे कम कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मार्क्स लाए हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे कुल 7 स्टूडेंट हैं जो ये और इनके बराबर लेकर के आए हुए हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट, तो ये टोटल से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 70, यानी कि इनकी परसेंटाइल 70 है। सिमिलरली इनकी भी रैंक 4 थी और इनसे कम और इनके बराबर इनको भी काउंट किया जाएगा क्योंकि ये भी इनके बराबर ही नंबर ला के रखे हुए हैं, तो इनका भी परसेंटाइल जो होगा वो 70 ही होगा। और ऐसे में सबसे आखिरी स्टूडेंट जिनका 70 मार्क्स आया हुआ था, फिर भी इनकी परसेंटाइल सिर्फ 10 रह जाएगी, क्योंकि इनकी जो रैंक है वो इस वाले शिफ्ट में सबसे लास्ट है, और इस वजह से इनका परसेंटाइल 10 रह जाएगा। तो ये तो इजी शिफ्ट का एक कैलकुलेशन था। लेकिन अगर हम किसी हार्ड शिफ्ट की बात करें, डिफिकल्ट शिफ्ट की, तो उसमें भी कुछ रैंक इसी तरीके से डिसाइड किए जाएंगे, लेकिन इसमें भी पेपर ये भी जो था वो 120 मार्क्स का था, और इसमें से जो सबसे ज्यादा जो नंबर लाया था कैंडिडेट उसका मार्क्स था 70, और इस वजह से इसकी जो रैंक है फर्स्ट है, तो भी इनका जो परसेंटाइल होगा वो 70 होगा। कैलकुलेट जैसे मैंने यहाँ बताया वैसे ही किया जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि इनकी रैंक फर्स्ट है और इनके बराबर और इनसे कम जो नंबर लाने वाले स्कूल स्टूडेंट 10 है, और मल्टीप्लाई बाय 100 और आउट ऑफ 10 स्टूडेंट, टोटल 10 स्टूडेंट, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो परसेंटाइल, यानी कि एक इजी शिफ्ट में 90 नंबर लाने वाला स्टूडेंट का भी परसेंटाइल 100 है, और उसी पेपर में एक दूसरे शिफ्ट में जिसमें डिफिकल्ट पेपर थी उसमें 70 मार्क्स लाने वाला भी 100 परसेंटाइल काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से कहीं ना कहीं ये एक बेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, कि अब यहाँ पे नंबर को इंक्रीज करने, उस समय क्या होता था अगर कोई बच्चा 90 नंबर लेकर के आता है तो नॉर्मलाइजेशन में इसके भी मार्क्स बढ़ करके जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें भी उसको 120 मार्क्स मिल जा रहे हैं, 110 मार्क्स मिल जा रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि 100 मार्क्स के पेपर में 120 नंबर कैसे आ सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत सारा डाउट था, और इस चीज को यहाँ पे ठीक करने की कोशिश की गई है, तो एक अच्छी चीज हम इसे मान करके ले चल सकते हैं। और ऐसे में क्या होगा कि आपके शिफ्ट में जो भी कैंडिडेट होंगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, कितने कम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, है ना। अगर आपके शिफ्ट में सभी बच्चे अच्छा मार्क्स लेकर के आ रहे हैं और आपने नंबर खराब कर दिया है तो आपका डेफिनेटली परसेंटाइल डाउन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या था कि जो बच्चा 70 मार्क्स लेकर के आया था एक इजी शिफ्ट में, उसकी परसेंटाइल 10 रही थी, लेकिन एक डिफिकल्ट शिफ्ट में एक स्टूडेंट जिसका हाईएस्ट मार्क 70 था वो यहाँ पर 100 परसेंटाइल गेन कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये जो परसेंटाइल जो सिस्टम है वो आपके रैंक पे डिपेंड करेगा कि आपका जो भी शिफ्ट रहा है उस शिफ्ट में कितने स्टूडेंट ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, या फिर आपके जो शिफ्ट है उसमें अगर सभी बच्चे आपसे ज्यादा नॉलेजफुल रहेंगे तो आपको उसमें लॉस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ये भी क्राइटेरिया देखा जा सकता है कि अगर किसी शिफ्ट में सारे बच्चे ऐसे हैं जो कम नॉलेजफुल रखते हैं और वो पेपर इजी था और उसमें से एक बच्चा था जो तो उनसे ज्यादा सही था, तो वो ज्यादा प्रॉफिट में चला जाएगा, लेकिन ऐसा होना काफी इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि लैक्स ऑफ स्टूडेंट है, और ऐसे में ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है कि किसी शिफ्ट में सारे के सारे बच्चे जो थे वो कम पढ़े लिखे मतलब कम नॉलेज वाले थे और एक उसमें से ज्यादा अच्छा था, ऐसा होता नहीं है, रेयरली देखा जाए तो।
ठीक है, तो ये एक सिस्टम है जो आप समझ सकते हो। इस इजी शिफ्ट में भी बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर ये दो कैंडिडेट थे जिनके 55 मार्क्स आए थे, जो कि 7th रैंक पे थे, तो इनसे नीचे आप देख सकते हो कितने कैंडिडेट हैं, तो 4 हैं। तो इनका 4 into 100 और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 40 परसेंटाइल आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 77 मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट का 40 परसेंटाइल आया था, और वहीं पर इस वाले एग्जाम में 55 मार्क्स लाने वाले का भी 40 परसेंटाइल है। तो ये दोनों एक ही पायदान पे चले आते हैं इस परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये परसेंटाइल फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो जरूर आप मुझे कांटेक्ट करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे से रिलेटेड या फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो यहाँ पर आएंगे। बेल आइकन को जरूर आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।